स्टेटस एंजाइटी बाय एलेन डी बॉटन। प्यार की कमी हमारी एंजाइटी को बहुत तेजी से बढ़ाती है। प्राचीन इजिप्ट से लेकर मॉडर्न अमेरिका तक धरती पर मौजूद लगभग सभी सोसाइटीज को किसी न किसी प्रकार की हायरार्की के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया है। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि इस तरह की हायरार्की जरूरी है, लाइफ का एक नेचुरल पार्ट है। लेकिन सोशल लैडर पर अपनी पोजीशन को लेकर हम अपने जीवन में जितना स्ट्रेस रहते हैं, उतना स्ट्रेस रहना क्या नेचुरल है? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या हमें हमेशा से ही इतनी सिवियर स्टेटस एंजाइटी थी? इस समरी के हिसाब से हमें हमेशा अंडर अचीवमेंट का जो डर सताता रहता है, वह काफी हद तक एक नया फिनोमिना है जो सोशल आइसोलेशन और मेरिटोक्रेसी यानी गुणवत्ता के आधार पर अवसर देने वाले समाज के साथ बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है। जबकि अगर देखा जाए तो अपनी जिंदगी में हम मटेरियल पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हुए हैं, लेकिन इतना तो तय है कि हम पहले से ज्यादा खुश नहीं हुए हैं। यह समरी इस बात को क्लियर करेगी कि ऐसा क्यों है और स्टेटस एंजाइटी की प्रॉब्लम के कुछ सॉल्यूशंस भी बताएगी। इसके अलावा आप जानेंगे कि ओरिजिनल स्नॉब कौन थे, कैसे एक नाशपति की ड्राइंग ने एक कार्टूनिस्ट को जेल में डाल दिया और हम बर्बाद इमारतों से क्या सीख सकते हैं। ऐसा क्या है जिसके कारण एक आदमी ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा करने में लगा रहता है? इस सवाल का एक बहुत ही सिंपल सा जो जवाब इमीडिएटली हमारे मन में आता है वो है लालच। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट में एक छोटी सी मुश्किल ये है कि अगर लालच ही एक इकलौता फैक्टर होता तो कोई आदमी तब पैसे के पीछे नहीं भागता अगर वो इतनी दौलत इकट्ठी कर लेता कि उसकी 5 जनरेशंस भी खत्म नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आदमी पैसे के पीछे भागता रहता है। अगर लोग सिर्फ चीजें जैसे कि बड़ा सा घर या फैंसी कार खरीदने के लिए दौलत इकट्ठी करते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब उनके पास दुनिया की हर चीज होती है और वे पैसे के पीछे भागना बंद कर देते हैं। लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं है, इसलिए रूट कॉज कुछ और होना चाहिए। जरा सोचिए कि हम हाई स्टेटस के लोगों के कंपैरिजन में लो स्टेटस के लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। यहाँ तक कि अलग अलग स्टेटस के लोगों के बारे में हम बात भी अलग अलग ढंग से करते हैं। ऐसे लोग जो सोसाइटी में इम्पोर्टेंट पोजीशन पर होते हैं, उन्हें हम इज्जत की निगाह से देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग कुछ नहीं हैं, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। एक्चुअली नोबडी होना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन अक्सर ही लो स्टेटस वाले लोगों की आइडेंटिटी को या इग्नोर कर दिया जाता है या डिनाई। तो स्टेटस पाने की चाहत सम्मान पाने से जुड़ी हो सकती है और यहाँ तक कि प्यार पाने से भी जुड़ी हो सकती है। यहाँ प्यार का मतलब रोमांटिक लव से नहीं है, बल्कि इस फीलिंग से है कि आपका होना किसी के लिए मायने रखता है। प्यार इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और प्यार का ना होना इतना डिस्ट्रक्टिव क्यों है? हम में से ज्यादातर लोग अपनी खुद की वैल्यू के बारे में अनश्योर होते हैं और हमारी आइडेंटिटी दूसरों के परसेप्शन पर बेस्ड होती है। अगर आप कोई जोक सुनाते हैं और उसे सुनकर हर कोई हंसता है, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप एक फनी पर्सन हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी रूम में जाते हैं और वहां बैठे हुए लोग आपकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो आपको खुद को वर्थलेस और बेचैन फील करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारा सेल्फ एस्टीम बेहद नाजुक होता है। सेल्फ एस्टीम को एक ऐसे बलून की तरह देखिए जिसमें छेद है। इस छेद वाले सेल्फ एस्टीम बलून को लगातार हीलियम यानी एक्सटर्नल लव से भरे जाने की जरूरत होती है, ताकि ये सेल्फ एस्टीम का बलून पूरी तरह से पिचक ना जाए। इस बीच कुछ अन्य बातें, यहाँ तक कि छोटी से छोटी बातें भी, जैसे कि कोई आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश नहीं हो रहा या फिर बार बार ऐसा होता है कि कोई हमारे फोन नहीं उठाता, ये सब बलून से बहुत ज्यादा हवा चूस सकते हैं। इसीलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि हम इस बात को लेकर चिंता में रहते हैं कि दुनिया में हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमारी करंट सोसाइटी में हमारा स्टेटस यह निर्धारित करता है कि हमें दूसरों से कितनी रिस्पेक्ट और प्यार मिलेगा, और इसी से ये डिसाइड होता है कि हम खुद को कॉन्फिडेंटली प्यार कर सकते हैं या नहीं। जैसे ही हम अडल्टहुड तक पहुंचते हैं, हमारा कांटेक्ट ऐसे घमंडी लोगों से होता है जिन्हें खुश करने की कोशिश में हम लगातार लगे रहते हैं। जब आप एक छोटे से बेबी थे, आपने तब ऐसा क्या किया था जिससे हर कोई आप पर फिदा रहता था और आपकी लल्लो चप्पों में लगा रहता था? ऐसा शायद आपके रोने, चिल्लाने और डकार लेने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए था क्योंकि आप जिंदा थे और छोटे से क्यूट से थे।
अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे बढ़ते हुए सोशल सर्कल का हिस्सा ऐसे लोग भी होते जाते हैं जो कि अनकंडीशनली ना तो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं और ना ही हमसे प्यार करते हैं। इसकी बजाय हमें उनके अप्रूवल और तारीफ को कमाने की जरूरत होती है और अक्सर ही जिन्हें हम इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो खुद को बेहद इम्पोर्टेंट समझने वाले स्नॉब्स यानी घमंडी लोग होते हैं। स्नॉबरी शब्द का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। इसका इस्तेमाल 1820 के दशक में देखा जा सकता है, जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के कई सारे कॉलेजेस ने इस शब्द को उन स्टूडेंट्स के नाम के आगे लिखना शुरू किया जिनका कोई एरिस्टोक्रेटिक यानी उच्च वर्गीय बैकग्राउंड नहीं था। समय के साथ इस शब्द का अर्थ लगभग बिल्कुल ही उलट गया। अब यह शब्द उन लोगों के लिए यूज किया जाने लगा जो उन लोगों को हिकारत की नजरों से देखते हैं जिनका स्टेटस कम होता है। स्नॉब्स इस बात पर जोर देते हैं कि किसी व्यक्ति की सोशल रैंक की वैल्यू उसके इंसान होने की वैल्यू के बराबर होती है। स्नॉबरी के साथ एक सबसे बड़ा मसला ये है कि ये आपको उतना ही लायक मानेंगे जितनी आपके पास दूसरों को दिखाने लायक अचीवमेंट्स होंगी। आप बेहद इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे या धैर्यवान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास किसी फेमस यूनिवर्सिटी का कोई डिप्लोमा या फिर कोई बहुत अच्छी नौकरी नहीं है तो एक स्नॉब सिंपली आपके होने को ही नकार देगा। अगर स्नॉबरी इतनी ही शर्मनाक है तो सोसाइटी में अभी तक इसकी जगह कैसे बनी हुई है? दुर्भाग्य से मीडिया के द्वारा इसे मजबूत किया जाता है। किसी चमकती हुई मैगजीन के फ्रंट पेज के बारे में सोचिए, आपको उस पर किसकी फोटो दिखेगी? शायद किसी अमीर और फेमस आदमी की फोटो। मैगजीन के अंदर आपको उस आदमी की जिंदगी की छोटी से छोटी बात भी पूरी डिटेल के साथ पढ़ने को मिल जाएगी, जिसे पढ़कर आपको ऐसा फील होगा कि उसका लेटेस्ट गाला आउटफिट या फिर उसका करंट लव अफेयर वास्तव में इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बारे में बात की जानी चाहिए। इससे भी बुरी बात यह है कि स्नॉबरी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती जाती है। ओल्डर जनरेशन अपनी वैल्यूज को नई जनरेशन को सिखाती है, जिसमें यह भी शामिल होता है कि लो स्टेटस और अनवर्दीनेस के बीच एक मजबूत रिश्ता होता है। इसलिए अगर आपके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि एक खूबसूरत और महंगी कैबिनेट उनके स्टेटस को बढ़ा देगी, तो आप खुद को भी एक दिन इसी तरह की खरीदारी करते हुए पा सकते हैं। एंजाइटी तब होती है जब रियलिटी हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग होती है। अगर आप मिडीवल यूरोपियन से कंपेयर करते हुए आज की मॉडर्न सोसाइटी में हमारे पास जितने एडवांटेजेस हैं उनकी एक लिस्ट बनाना चाहो तो लिस्ट काफी लंबी होगी। आपके ड्राइंग रूम में रखा सोफा जितना कंफर्टेबल है, उस समय के राजा का तख्त भी उतना आरामदेह नहीं होगा। उस समय की आम जनता को न केवल रोजमर्रा की सुविधाएं मुश्किल से मिलती थीं, बल्कि उन्हें अकाल और बीमारी का भी सामना करना पड़ता था, जबकि अमीर लोग उनसे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते थे। ज्यादातर लोगों की स्टेटस एंजाइटी आसमान छूती होगी, है ना? असल में पिछले 2000 सालों में जिस तेजी से हमारे फिजिकल कंफर्ट की चीजों में बढ़ोतरी हुई है, उतना ही हमारे स्टेटस एंजाइटी का लेवल भी बढ़ा है। हम फिजिकल कंफर्ट के साथ साथ मेंटल स्टेबिलिटी हासिल करने में कामयाब क्यों नहीं हो पाए हैं? अमेरिकन क्रांति से पहले पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक समानता को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, या यूं कहना चाहिए कि इस बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं जाता था। लेकिन क्रांति के बाद किसी आदमी के स्टेटस को वंश की बजाय उसकी इकोनॉमिक अचीवमेंट से डिफाइन किया जाने लगा। इस बात में तो कोई शक ही नहीं कि इक्वालिटी ने जहां आम आदमी की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव किया, वहीं इसने सभी को बेचैन भी कर दिया। जब लोगों ने एक सर्टेन लेवल की अमीरी को एक्सेप्टेबल माना और बाद में उसे पाने की उम्मीद भी की, लेकिन जब वे उसे अचीव नहीं कर पाए तो उनकी तकलीफ बढ़ गई। उनकी तकलीफ तब और ज्यादा बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि उनके पड़ोसियों के पास वो सब कुछ है जो उनके पास नहीं है। हमारे पड़ोसियों के पास क्या है क्या नहीं है, हम इस बारे में इतना ज्यादा क्यों सोचते हैं? क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि इतनी दौलत होनी या इतनी रिस्पेक्ट मिलनी बहुत है, तो ये सब कुछ हम अकेले तय नहीं करते हैं। ये तय करने में कि हम खुद कितने खुशहाल हैं, हमें अपने ही जैसे लोगों के एक ग्रुप की मदद की जरूरत होती है। दिक्कत यह है कि हमारे इस रेफरेंस ग्रुप की उम्मीदें और हमारी खुद की उम्मीदें बहुत ज्यादा हो सकती हैं। 19वीं सदी में हार्वर्ड के एक प्रोफेसर विलियम जेम्स ने पता लगाया कि जो सोसाइटीज अपने लोगों से लिमिटलेस एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, उन सोसाइटीज में कैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अपना जाल फैलाती हैं। जेम्स ने यह थ्योरी दी कि लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल
तभी डैमेज होता है जब ऐसे लोगों से उन्हें कंपेयर किया जाए जिन्हें वो अपने बराबर का मानते हैं। जैसे कि जेम्स की सेल्फ वर्थ इस बात पे टिकी हुई थी कि वो बेहद पढ़े लिखे साइकोलॉजिस्ट हैं। अगर उन्हें ये पता चले कि दूसरे लोग साइकोलॉजी के बारे में उनसे ज्यादा जानते हैं तो वे अपसेट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जेम्स ने कभी भी एंशिएंट ग्रीक सीखने की कोशिश नहीं की, तो अगर उन्हें पता लगे कि उनकी जान पहचान के किसी आदमी ने सिंपोजियम में जाकर अपने विचार रखे हैं तो ये बात उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि जेम्स को पता ही नहीं होगा कि सिंपोजियम क्या होता है। सिंपोजियम असल में प्राचीन ग्रीक में बड़े भोज में खाने के बाद होने वाले बातचीत के कार्यक्रम को कहा जाता है। जेम्स की थियोरी बताती है कि जैसे जैसे हमारे गोल्स का दायरा बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे अपमान की संभावना भी बढ़ती जाती है। एक किताब की दुकान की कल्पना कीजिए जो सेल्फ मेड आदमियों और औरतों की बायोग्राफीज के साथ साथ सेल्फ हेल्प के ऐसे मैनुअल से भरी पड़ी है जिनमें सफलता पाने के इंस्ट्रक्शंस हैं। यह किताबें अच्छी सलाह देने का दिखावा कर सकती हैं, लेकिन असलियत में ये बुक्स आपको झूठी उम्मीदों और ऐसी लालसाओं से भर रही है जो पूरी नहीं हो सकती। एक ऐसी सोसाइटी जो बहुत ज्यादा मेरिटोक्रेटिक है, उसमें लो सेल्फ एस्टीम की वजह गरीबी होती है। मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है ऐसा समाज जहां योग्यता के आधार पर लोगों को सत्ता या धन की प्राप्ति के अवसर मिलते हैं। मिडीवल यूरोप के एक ऐसे सीन की कल्पना कीजिए जिसमें एक लॉर्ड और एक लेडी अपने सबसे महंगे कपड़े पहनकर अपने शानदार बगीचे में वाइन पीते हुए टहल रहे हों। खेतों में काम कर रहे देहाती मजदूर और उनकी छोटी छोटी झोपड़ियां ज्यादा दूर नहीं हैं। अब खुद से पूछिए, क्या लॉर्ड और लेडी को कभी ये डर सताएगा कि कहीं दुर्भाग्यवश वो आम आदमी न बन जाएं, और आम आदमी क्या कभी लॉर्ड बनने की सोच सकता है? पुराने समय की बात करें तो उस समय स्टेटस को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता था। वास्तव में अगर आप चाहते तो भी आपके लॉर्ड के स्टेटस को बदलना हद से ज्यादा मुश्किल था, जैसे कि मजदूर होने को बदलना इम्पॉसिबल था। लेकिन सोसाइटी में बदलाव की कमी के बावजूद मिडीवल और प्री मॉडर्न यूरोप के वर्किंग क्लास के पास क्रिश्चियनिटी के रूप में एक सोर्स ऑफ कंफर्ट था। क्रिश्चियनिटी की निगाह में कोई अमीर सिर्फ इसलिए अमीर नहीं था कि उसने दूसरों की तुलना में ज्यादा मेहनत की थी, बल्कि ऐसा सिर्फ इसलिए था कि भगवान ने ऐसा ही चाहा था। दोनों ही ग्रुप्स को सोसाइटी में जगह मिली हुई थी, और भले ही अमीर गरीबों को दया की नजर से देखते थे, लेकिन दोनों ही सोसाइटी में एक दूसरे के रोल को अच्छी तरह पहचानते थे। ईसाई धर्म के भगवान जीसस जो एक गरीब कारपेंटर थे, वो गरीबों के भी भगवान थे। ईसाई धर्म में जीसस को सबसे ज्यादा पवित्र और प्रिय माना जाता है, फिर भी वो अमीर नहीं थे। इससे अब अमीर वर्ग ये नहीं कह सकता था कि जिसके पास दौलत है वही इम्पोर्टेंट है। 18th सेंचुरी के मध्य के आसपास मेरिटोक्रेसी ने सोसाइटी में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। अमीर गरीब की पुरानी कहानियों के जगह एंग्जाइटी पैदा करने वाली नई कहानियों ने ले ली थी। सक्सेस और अमीरी को विरासत में मिली हुई चीज के रूप में देखने की बजाय इस नजर से देखा जाने लगा कि इसे आपने अपनी मेहनत, इंटेलिजेंस और शराफत के बलबूते पाया है। सो अगर आप गरीब थे तो दुर्भाग्यवश भगवान ने आपको गरीब नहीं बनाया था, बल्कि आप अपने आलस या बेवकूफी के कारण लो स्टेटस डिजर्व करते थे। बेशक मेरिटोक्रेसी काफी हद तक एक वरदान रही है, जिसकी वजह से हर किसी को कास्ट, जेंडर, एज और बैकग्राउंड की परवाह किए बिना सफल होने का मौका मिला। लेकिन दुख की बात यह है कि इसने गरीबी को शर्म की चीज बना दिया। ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस के लिए किया गया एक दुर्भाग्यपूर्ण समझौता। सक्सेस अक्सर हमारे एम्प्लॉयर और इकोनॉमी की दया पर डिपेंड करती है। हम में से ज्यादातर ये सोचते हुए बड़े होते हैं कि बड़े होकर हमें नौकरी खोजनी पड़ेगी और कोई दूसरा आदमी हमें नौकरी देगा। लेकिन सिर्फ 200 साल पहले सन 1800 में अमेरिकन वर्कफोर्स का सिर्फ 20% ही दूसरों के द्वारा दी गई नौकरी करता था। सन 1900 तक आते आते ये आंकड़ा बढ़कर 50% हो गया और सन 2000 तक 90% हो गया। आजकल का वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें हमारी सक्सेस हमारे एम्प्लॉयर पर डिपेंड करती है, और दुर्भाग्य से काम की कंडीशंस एम्प्लॉय के फेवर में नहीं होती हैं। ज्यादातर बिजनेसेस के पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर पर गौर कीजिए। इस स्ट्रक्चर में जरूरी है कि कोई टॉप पर रहे, और किसी के टॉप पे रहने का मतलब ये है कि किसी को, या कहना चाहिए कि बहुत सारे लोगों को, बॉटम में होना चाहिए। और किसी भी कंपनी में जो लोग सफलता पाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ऐसे लोग हों जो अपने काम में सबसे ज्यादा माहिर हों।
बल्कि जो लोग ऑफिस पॉलिटिक्स जैसे कि चापलूसी, झूठ बोलने और बढ़ा चढ़ाकर बात करने में एक्सपर्ट होते हैं, उनकी ये खूबियां उन्हें पिरामिड चढ़ने में हेल्पफुल होती हैं। काम में सक्सेसफुल होने के लिए जहां आपको ऑफिस पॉलिटिक्स तो आनी चाहिए, वहीं आपकी सफलता कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर भी डिपेंड करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी कंपनी को जल्दी से अपना प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव करना है तो कंपनी की सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है स्टाफ में कमी करना, अपने कर्मचारियों की जगह रोबोट्स को रखना या फिर कम सैलरी में किसी दूसरे देश में वर्कर्स को रखना। फिर भी अगर ये बुरा नहीं है तो कंपनी और एम्प्लॉई दोनों को एक साथ अर्थव्यवस्था का हिस्सा, जिसमें ग्रोथ और रिसेशन दोनों शामिल हैं, बनना चाहिए। इकोनॉमी में गिरावट सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म्स में नॉर्मल लगती है, लेकिन असल में इसके पीछे वर्कर्स को काम से निकालना, बैंक्रप्सी और कंपनीज का बंद होना शामिल है। हालांकि बैंक्स और सरकार इस मुश्किल चीज को संभालने की कोशिश करती हैं। एक एवरेज आदमी के लिए दुनिया क्या हमेशा से इतनी ही बुरी थी? कार्ल मार्क्स अपने 1848 के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहते हैं। मार्क्स ने कहा है कि कभी वर्कर्स को एम्प्लॉयर्स की फैमिली माना जाता था, वहीं फाइनेंशियल गेन के लिए स्वार्थी हो जाना एक नया सच था। कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है कि मार्क्स अतीत को आदर्श बना रहे हों और पैसे बनाने वालों को बेकार में ही फटकार रहे हों। लेकिन मार्क्स ने एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को आइडेंटिफाई किया कि मजदूर को दर्द होता है। मॉडर्न एम्प्लॉयज को अक्सर ही बेजान रोबोट की तरह ट्रीट किया जाता है, मशीन जिनका एक ही मिशन होता है कि वो कंपनी की आर्थिक जरूरतों को समझे। इसलिए सोसाइटी जब हमें अपने वर्क एनवायरनमेंट में सफल होने के लिए दबाव डालती है तो वही वर्क एनवायरनमेंट हमें रोबोट बना देता है और हमारी एंजाइटी को बढ़ाता है। स्टेटस एंजाइटी को दूर करने के लिए कुछ तो तरीके होने ही चाहिए, है ना? सौभाग्य से ऐसे तरीके हैं। हम आगे उनमें से कुछ पर एक नजर डालेंगे। फिलॉसफी दुनिया के मौजूदा विचारों को चुनौती देती है और हमें अच्छे गुणों को फिर से डिफाइन करने में मदद करती है। एक कहानी सुनिए। 5th सेंचुरी बीसी की शुरुआत में सिकंदर कोरिंथ नाम की एक जगह गए। वहां उन्हें एक पेड़ के नीचे फटे पुराने कपड़े पहने फिलोसोफर डियोजेनीज मिले। जब सिकंदर ने उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, डियोजेनीज बोले, हाँ बिल्कुल, अगर हो सके तो आप मेरे सामने से हट जाएं, आपकी वजह से धूप रुक गई है। डियोजेनीज ने इस बात का कोई ख्याल नहीं किया कि सिकंदर अपने वक्त के सबसे पावरफुल इंसान थे। साफ तौर पर डियोजेनीज काइंडनेस और मजाक उड़ाने के बीच के डिफरेंस को समझते थे, लेकिन उन्होंने नियमों को नजरअंदाज करने का फैसला किया। जब से ये नियम बनाया गया तब से लेकर आज तक फिलोसोफर पुरानी रिवायतों पर सवाल उठाते आए हैं। हमें खुद से ये सवाल पूछने के लिए फोर्स करते आए हैं कि हम आंख बंद करके दूसरों के परसेप्शंस को रियलिटी की तरह एक्सेप्ट करने की बजाय हम खुद जो करते हैं उसे इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। फिलोसोफर्स ने दूसरों के जजमेंट को आंकने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल किया। डियोजेनीज की कहानी पर वापस चलते हैं। आपने यही सोचा होगा कि सिकंदर अपनी इंसल्ट देखकर भड़क गया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिकंदर हंसा और बोला कि अगर वो सिकंदर ना होता तो डियोजेनीज बनना पसंद करता। सिकंदर ने इमोशंस की बजाय बुद्धि से जवाब दिया। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो शायद डियोजेनीज अगले ही पल मर चुका होता। इतिहास उठाकर देखिए, कभी किसी ने भी जरा सा भी अपने अपमान को हल्के में नहीं लिया। 17वीं शताब्दी के स्पेन को देखिए, 2 लोगों के बीच हुई लड़ाई में 5000 लोग मरे। किसी भी बात पर लड़ाई में पड़ने की बजाय फिलोसोफर्स का कहना है कि अपने इमोशंस को तर्क के साथ काबू में रखिए, वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं। हमारी भावनाएं हमें केक का एक बड़ा टुकड़ा खाने के लिए उकसा सकती हैं, जबकि बुद्धि हमें याद दिलाती है कि इससे हमारी डाइट बर्बाद हो जाएगी। फिलॉसफी हमें खुद से ये पूछने के लिए कहती है कि क्या हम जो चाहते हैं वह वास्तव में हमें चाहिए, और क्या अपने किए हुए कामों के रिजल्ट के बारे में हमारा डरना सही है। तो फिलॉसफी स्टेटस एंजाइटी से लड़ने में हमारी मदद कैसे कर सकती है? ये मान लें कि ज्यादातर के विचार गलतियों और कंफ्यूजन से भरे होते हैं। आप खुद ये डिसाइड करें कि आपके लिए क्या वैल्यूएबल है और क्या नहीं। परंपराएं जिन्हें बहुत अच्छे से जांचा परखा नहीं गया है, उन पर सवाल उठाएं और ये देखें कि दूसरे लोगों का बिहेवियर अच्छे खासे लॉजिक पर बेस्ड है या नहीं। आखिर में आप खुद से पूछें कि क्या आप सच में उन लोगों की इंटेलिजेंस की रिस्पेक्ट करते हैं जिनका डिसीजन आपको इम्पोर्टेंट लगता है। हो सकता है कि आपको पता लगे कि उनकी राय इतनी भी मायने नहीं रखती है। आर्ट हमें सामान्य जीवन की सुंदरता और महत्व को बढ़ाने की अनुमति देता है।
इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल क्रांति के समय में आर्ट और प्रैक्टिकलिटी एक दूसरे से विपरीत दिशा में थे। जो प्रैक्टिकलिटी के फेवर में थे, उनका कहना था कि आर्ट फैक्ट्रीज नहीं बना सकता, रेल की पटरियां नहीं बिछा सकता या नए शहर नहीं प्लान कर सकता। दूसरी तरफ जो आर्ट के सपोर्ट में थे, उनका कहना था कि आर्ट जीवन की सबसे गहरी चिंताओं का सल्यूशन दे सकता है। आर्ट का मतलब जीवन को अच्छी तरह देखने से है। ये लिखा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने, जो कि उस समय ऑक्सफोर्ड में पोएट्री के प्रोफेसर और आर्ट के सबसे बड़े डिफेंडर थे। ये बात कहने से उनका मतलब क्या था? शायद इतना ही कि लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो क्रिटिसिज्म के लायक हैं, जिसमें स्टेटस के प्रति हमारी सोच भी शामिल है। सोशल स्टेटस की व्यवस्था को आर्टिस्टिक चुनौती देने के लिए जेन ऑस्टिन की मैन्सफील्ड पार्क को उदाहरण के तौर पर देखें। नॉवेल में फैनी प्राइस नाम की एक यंग लड़की अपनी गरीब फैमिली को अपने अमीर आंटी और अंकल बर्ट्रम्स के पास रहने के लिए छोड़ देती है। बर्ट्रम्स की तरह फैनी फ्रेंच नहीं बोल सकती और ज्योग्राफी के बारे में बहुत कम जानती है। फिर भी नॉवेल के आखिर तक फैनी वो कैरेक्टर है जिसे ऑस्टिन ने एक नोबल सोल के रूप में दिखाया है। मैन्सफील्ड पार्क जैसे नॉवेल लो स्टेटस वाले कैरेक्टर को हाई स्टेटस देते हैं, ये बताते हुए कि एक गरीब लड़की भी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग हो सकती है और मोरालिटी सोशल क्लास तक ही सीमित नहीं है। पेंटिंग्स भी हमारी इस सोच को चैलेंज कर सकती हैं कि क्या और कौन इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिशनली पेंटर से ये उम्मीद की जाती थी कि वो ऑर्डिनरी काम करते हुए आम लोगों की पेंटिंग्स ना बनाएं। इस तरह की पेंटिंग्स जैसे कि सन 1746 की शार्डन की पेंटिंग मील फॉर अ कॉन्वलेसेंट को मजाक उड़ाने के अंदाज में जॉनरस सीन्स कहा जाता था। आर्ट की फील्ड में ये हिस्ट्री पेंटिंग, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप की तुलना में कम इम्पोर्टेंट थी। शार्डन की एक पेंटिंग में सादे कपड़े पहने एक लेडी बस अंडे छील रही है। अपने टैलेंट को ऐसे अनएक्साइटिंग सब्जेक्ट पर क्यों वेस्ट करना? ये उन नॉर्म्स को तोड़ने के लिए था जो कहते थे कि किसी औरत की घरेलू जिंदगी अनएक्साइटिंग और बिना किसी वैल्यू की होती है। नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए इससे भी बेहतर शायद कॉमेडी है। जोक्स एंटरटेनमेंट के भेस में क्रिटिसिज्म का एक तरीका होते हैं। वे हमें अच्छा बिहेव करने के बेहतर तरीके सजेस्ट करते हैं, सोसाइटी के टॉप लोगों के अन्याय के बारे में बताते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जोक्स में कुछ भी चीजों को करने की पावर नहीं होती है, तो जरा इतिहास के कुछ उन नेताओं पर नजर दौड़ाइए जिन्होंने खुद का मजाक उड़ाए जाने पर रिएक्ट किया। 1830 में आर्टिस्ट चार्ल्स फिलिपो ने फ्रांस के राजा लुई फिलिप के कार्टून में उनके सिर को नाशपति जैसा दिखाया। कार्टून के पब्लिश होते ही फिलिपो को अरेस्ट कर लिया गया। मैगजीन के प्रोडक्शन को रोकने के आदेश दे दिए गए और राजा ने मैगजीन की जितनी भी कॉपीज थीं वो सारी खरीद लीं। जाहिर सी बात है, फिलिपो ने राजा की दुखती नस पे हाथ रखा था, राजा की नाजुक ईगो को सबके सामने ले आया था। याद रखिए कि स्टेटस उस पर्टिकुलर सोसाइटी की वैल्यूज और पॉलिटिक्स पर डिपेंड करता है जिसमें आप रहते हैं। यह सोचना आसान है कि हमारी मॉडर्न सोसाइटी की सक्सेस की डेफिनेशन नेचुरल या फिर यूनिवर्सल है, लेकिन हिस्ट्री की सभी सोसाइटीज में कौन स्टेटस डिजर्व करता है कौन नहीं, इस बारे में काफी अलग अलग विचार हैं। एंशिएंट स्पार्टन्स को ही ले लीजिए। एक आइडियल स्पार्टन एक ऐसा अग्रेसिव आदमी था जो बहुत ताकतवर था और फैमिली लाइफ में जिसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि अगर उसे पता होता तो बिजनेस सोच वाला कहा जाता, जबकि वह जीता और सांस लेता ही था सिर्फ लड़ाई के लिए। लड़ाई स्पार्टन्स की जिंदगी में इस कदर शामिल थी कि किसी भी स्पार्टन को अपनी वाइफ के साथ महीने में सिर्फ एक रात के लिए ही रहने दिया जाता था। अगर उनके बच्चे कमजोर पैदा होते तो उन बच्चों को पहाड़ों पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। 1750 से 1890 के समय में एक आइडियल स्पार्टन और एक इंग्लिशमैन की तुलना कीजिए। अब लड़ाई की जगह डांस ने ले ली थी। सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाने के लिए जेंटलमैन बनना होता था। अपनी जायदाद संभालने के अलावा सारा दिन ज्यादा कुछ करना नहीं होता था। आप अपने बच्चों को मरने के लिए पहाड़ों पर छोड़ नहीं सकते थे। आपसे उम्मीद की जाती थी कि आप अपनी फैमिली को पसंद करेंगे, लेकिन आप आसानी से एक मिस्ट्रेस भी रख सकते थे। ये दोनों ही आदमी थे, लेकिन इनके बीच इतना डिफरेंस क्यों है? एक एक्सप्लेनेशन ये है कि कॉन्स्टेंटली वॉर के डर के साए में रहने वाली सोसाइटी को बहादुर फाइटर्स की जरूरत थी जो कमजोरों की रक्षा कर सके। इसलिए हो सकता है कि ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा इज्जत होती होगी। लेकिन एक ऐसी सोसाइटी जो सेफ है, वहाँ फाइटिंग स्किल्स उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रह जाती। तो वो क्या चीज है जो एक मॉडर्न वेस्टर्नर को आइडियल बनाती है?
शायद वो आदमी या औरत जिन्होंने किसी भी तरह की कोई मेहनत करके पावर और दौलत कमाई हो। विक्टोरियंस की तरह अपने बच्चों को पहाड़ों पर नहीं छोड़ते और हम खुशी और शराफत को दौलत के बराबर मानते हैं। और हिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल खोजना मुश्किल नहीं है जो ये बताते हैं कि ऐसी इक्वेशन कितनी हार्मफुल हो सकती है। कॉलोनाइजेशन के दौरान के नेटिव अमेरिकन को देखिए, उनकी कम्युनिटी तकनीकी रूप से एडवांस नहीं थी, लेकिन वो एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने वाले थे और एक दूसरे से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते थे। इस सोसाइटी के ज्यादातर लोग बहुत ही कम चीजें अपने पास रखते थे। फिर यूरोपियन आए, धीरे धीरे नेटिव अमेरिकन को नेचर के साथ जीने के तरीकों को समझने जानने की बजाय जेवर, गन्स और शराब चाहने लगे। उनके पास अब मटेरियल वेल्थ काफी थी, लेकिन फिर भी लोगों में सुसाइड और शराब की लत बढ़ रही थी और कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ने लगे थे। मॉडर्न वेस्टर्नर्स को भी ये नहीं पता कि क्या या कौन सी चीज से उन्हें खुशी मिलेगी। वो बस ये सोचते हैं कि वो जेवर या नई कार जो वो हमेशा खरीदना चाहते थे, उसे खरीद कर वे हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, एक चीज खरीद लेने के बाद हमें कोई दूसरी चीज चाहिए होती है और ये साइकिल चलती रहती है। हिस्ट्री के पैमाने और दायरे को समझने से हमें सभी लोग इक्वल हैं ये समझने में मदद मिलती है। एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस के अनुसार प्राचीन इजिप्ट के लोगों का एक ट्रेडिशन था कि किसी भी बड़ी दावत के आखिर में वो एक स्ट्रेचर पर कंकाल को रख के लोगों के बीच घुमाते थे। क्या ये इसलिए था जिससे दावत में शामिल लोग और ज्यादा शराब पिएं और डांस करें, या फिर ये उन्हें स्थिति की गंभीरता को समझाकर घर वापस भेजने के लिए था? अनफॉर्चुनेटली हेरोडोटस ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। खैर, दोनों में से कोई ही बात रही हो, मौत का विचार ही लोगों को उन चीजों के करीब ले आता है जिनकी उनकी जिंदगी में वैल्यू होती है। फिर चाहे वो नील नदी के पास पार्टी करना हो या पार्टी बंद करके कुछ और करना हो। मौत के रिमाइंडर में एक मोमेंटो रखना, ये बात पहली नजर में बुरी लग सकती है, लेकिन दूसरे लोगों की ओपिनियन को एक किनारे रखकर हमारे लिए सच में इम्पोर्टेंट क्या है, इसे एक बार फिर से परखने में मदद मिलती है। अगर आप कभी रोम के कोलिजियम गए हैं या फिर किसी टूटे फूटे स्मारक पर गए हैं, तो आपकी भी वही हॉबी है जो सदियों से लोगों की रही है, बर्बाद हुई चीजों को निहारना। खंडहरों के बीच में समय बिताना ये खुद को ये याद दिलाने का अच्छा तरीका है कि एक दिन जो चीज अपने पूरे शबाब पर थी वो आज खंडहर है। जल्द ही हमारा जाना पहचाना सब कुछ धूल में मिल जाएगा। समय अमीर गरीब में फर्क नहीं करता। अब जबकि आप खंडहरों में घूम रहे हैं तो आप चर्च या नेचर के साथ भी कुछ वक्त बिताना चाह सकते हैं। इन दोनों ही चीजों में एक बात कॉमन है और वो ये है कि इनका बहुत बड़ा होना। चर्च का इतनी ज्यादा हाई सीलिंग के साथ बने होने की एक वजह है ताकि आप याद रखें कि ईश्वर के आगे आप कितने छोटे हैं और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें। इसी तरह किसी ना खत्म होने वाली रेगिस्तान के सामने, एक विशाल पहाड़ के सामने या फिर एक मैसिव ग्लेशियर के सामने खड़े होकर कोई अपनी महानता के बारे में सोच भी कैसे सकता है। इसीलिए खुद को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए या इम्पोर्टेंट महसूस ही करने के लिए लगातार कोशिश करने की बजाय हम ये समझकर कि आखिर में हर कोई अनइम्पोर्टेंट है, अपनी स्टेटस एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। बोहेमियंस ने सोसाइटी के ट्रेडिशनल तरीकों को अपनाने से मना करके सोशल ऑर्डर को खत्म कर दिया। जब आप बोहेमियन वर्ड सुनते हैं तो एक यंग हिप्पी जिसके बिखरे बाल हों, ढीले ढीले कपड़े पहने हों, पोएट या आर्टिस्ट हों जैसे आदमी या औरत की तस्वीर आपकी आंखों के सामने आती होगी। जबकि बोहेमियन फैशन आज की तारीख में लोगों का सबसे ज्यादा पसंदीदा फैशन है। बोहेमिया का कॉन्सेप्ट 19वीं सदी की शुरुआत में सामने आया। यह शब्द ऐसे लोगों को डिफाइन करता है जिनका पहनावा सिंपल हो, सस्ती जगहों में रहते हो, बिजनेस की बजाय आर्ट जिनके लिए ज्यादा वैल्यू रखता हो और कभी कभी जिनकी सेक्स लाइफ नॉन ट्रेडिशनल होती हो। सन 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद दौलतमंद लोग प्रभावशाली रूप से सामने आए, लेकिन जल्द ही बोहेमियन लोग उनकी हर चीज के खिलाफ खड़े हो गए, खासकर उनके मटीरियलिज्म और उनके ओछेपन के खिलाफ। सबसे खास बात ये कि बोहेमियंस ने कौन स्टेटस रिजर्व करता है और किस रीजन से करता है, ऐसे ट्रेडिशनल आइडियाज को चुनौती दी। जहां दौलतमंद लोगों ने इज्जत के लिए दुनियावी कामयाबी को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना, वहीं बोहेमियंस की नजर में आर्ट के लिए संवेदनशीलता और भक्ति भाव की सबसे ज्यादा वैल्यू थी। आइडियल बोहेमियन वह था जिसने नौकरी से मिलने वाली फाइनेंशियल सिक्योरिटी को छोड़कर राइटिंग, पेंटिंग, ट्रैवलिंग या दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने को प्रायोरिटी दी थी।
एक अमेरिकी लेखक और 19वीं सदी के फिलोसोफर हेनरी डेविड थॉरो ने सोसाइटी को छोड़ने और जंगल में अपना लॉग कैबिन बनाने का निर्णय लेकर बोहेमियन आदर्श को मूर्त रूप दिया। थॉरो ने चीजों को जितना हो सके सरल रखा, कुछ संपत्ति की तलाश की और अपनी एनर्जी को प्रकृति से अधिक जोड़ने पर केंद्रित किया। थॉरो को फॉलो करते हुए अकेले जंगल में रहना थोड़ी ज्यादती सी लगती है, तो कैसे बोहेमियन एटीट्यूड आपकी डेली लाइफ में लागू किया जा सकता है? इसका समाधान ये है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपके वैल्यू सिस्टम को मानते हों। बोहेमियन लोग अक्सर अपना समय केवल उन लोगों की कम्युनिटीज में बिताना पसंद करते थे जो स्टेटस और धन से उन्हीं की तरह नफरत करते थे। अगर आपने ग्रीनविच विलेज, मॉन्टपर्नास या ब्लूमबरी नाम सुना है, तो आप पहले से ही प्रमुख शहरों में कुछ सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक बोहेमियन एन्क्लेव से परिचित हैं। इन जगहों पर रहने वाले उस समय की स्थिति के दुश्मनों ने तर्क दिया कि अगर आप करंट सोशल क्लाइमेट में रचे बसे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप हर किसी के गलतियों से भरे हुए वैल्यू सिस्टम को बढ़ावा देने में अच्छे हैं। लेकिन अगर आप इसके बजाय खुद को ऐसी कम्युनिटीज से जोड़ते हैं, तो अपनी उपलब्धियों को मापने के लिए मटीरियलिस्टिक चीजों का उपयोग नहीं करते हैं, तो आप अमेरिका के दिखावटी सपनों और इसके साथ आने वाली एंजाइटी से खुद को बचा सकते हैं। कुल मिलाकर, हालांकि आधुनिक समाज में बहुत से लोग अपना जीवन धन, सम्मान और शक्ति प्राप्त करने के प्रयास में बिताते हैं, लेकिन यह संघर्ष इस बात को लेकर गहरी चिंता पैदा कर सकता है कि हम अपने साथियों के समक्ष कितने सफल हैं। हमें ये याद रखना होगा कि हमारा सफलता का विजन बहुत नया है और पहले के जमाने में हमारे पुरखों को हमारे जैसा एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में जाने जाना वाला डर नहीं लगता था। स्टेटस एंजाइटी जैसी बीमारी के लिए सौभाग्य से 8, आध्यात्मिकता और बोहेमिया जैसे कुछ एंटीडोट्स हैं।